हेलो दोस्तों, सेकंड पेपर का लास्ट यूनिट छठा यूनिट इस वीडियो में पढ़ेंगे। सीखने के और मूल्यांकन के दार्शनिक आधारों को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। मूल्यांकन की बात हो रही है तो यहाँ पर आपको सतत और व्यापक मूल्यांकन को ध्यान से पढ़ना है, अच्छे प्रकार से कवर कर लेना है, क्योंकि आगे भी आपको रीट प्री एग्जाम में, मेंस एग्जाम में यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न बनने वाले हैं। डिटेल से पढ़ेंगे महत्वपूर्ण सारे बिंदुओं को, तो ध्यान से वीडियो को देखना है, पूरा देखना है, लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, और आपके सेकंड पेपर और बाकी सभी पेपर्स के वीडियोज़ को एक साथ देखने के लिए आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पर विजिट करें, जहाँ से आप यूनिट वाइज वीडियोस को देख करके अपनी एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से कम टाइम में प्रिपरेशन कर पाएंगे। जो आपका छठा यूनिट है, ये 12 नंबर का यूनिट है, और इस प्रकार से आपका टोटल पेपर 70 नंबर का ये पेपर हो जाता है। ये सारी बातें हम लगातार यूनिट्स में कवर करते हुए आ रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत आपकी नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं सीखने को लेकर के। सबसे पहले समझते हैं सीखना क्या है। एक स्वाभाविक क्रिया है, स्वभाव में है कि हमें कोई स्पेशली कोर्स नहीं करना होता है। बचपन से पैदा होने के साथ ही वह बच्चा जो अनुसरण करते हुए, माता पिता को देखते हुए, माता पिता के हाव भाव देखते हुए, परिवार को देखते हुए, परिवार की बोलचाल को देखते हुए, परिवार का रहन सहन खान पान, सारी चीज़ों को देखते हुए सीखता रहता है, और स्वभाव में सारी क्रियाएं आ जाती है। जैसे कि बात करें, बच्चे की मातृभाषा सीख रहा है बच्चा, तो उसके लिए उसको कोई खास एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं। वह सिर्फ देख करके, सुन करके, समझ करके ही सीखता जाता है। अपने यहाँ के हिंदी, जो मारवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, वो भाषाएं सीख लेते हैं। बाहर का कोई है, अमेरिका उधर का, इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलना सीख जाता है। तो उसके लिए उसको कोई खास कोर्स नहीं करना पड़ता है, कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते हैं। वह स्वाभाविक प्रक्रिया से ही सीख लेता है। स्वतंत्र चिंतन इसमें रह पाता है, सृजनशीलता इसमें बनती है, और बच्चे की कल्पनाओं में ये सारी चीज़ें छिपी रहती है, स्वतंत्र चिंतन और सृजनशीलता। रुचि और अनुभव बच्चे का बनता है इसमें। बच्चों को मौका मिले तो वे अपने अनुभव के सहारे स्वाभाविक रूप से सीखते रहते हैं, और अपनी रुचि के अनुसार। जैसे कई बच्चे आप इन दिनों देखते हैं कि सोशल मीडिया से गेम वगैरह के एडिक्ट हो जाते हैं। सोशल मीडिया की नॉलेज है तो काफ़ी अच्छा भी फील्ड में काम कर रहे हैं, या फिर कई लोगों को मोबाइल की लत लग जाती है, गेम्स वगैरह की, या फिर शॉर्ट्स वगैरह देखने की। तो वो सारी चीज़ें हैं कि रुचि और उनका अनुभव क्या कहता है, तो उसके अंदर रहता है। तो ये सारी बातें हैं। बार बार इस्तेमाल करने से, तो रिपीटेशन से भी चीज़ें और कंटेंट को सीखना आसान हो जाता है। जैसे अपन तो अपनी पढ़ाई की ही बात करें, तो अगर आप बार बार आप रिवीजन करते रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए सीखना बहुत आसान हो जाएगा, सारे टॉपिक्स कवर करना आसान हो जाएगा। तो बार बार अपनी क्लासेस को रिपीट करते रहें, या फिर आपके पास में टाइम रहता है तो आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं, या आप मोस्टली तो फोकस पूरा अपने रीड प्री वाली एग्जाम पे ही रखें। बाकी आप थोड़ा थोड़ा अपने वीडियो से कवर करते रहें, इससे ही आपका काम हो जाने वाला है। ज़्यादा कोई एफर्ट आपको नहीं लगाने पड़ेंगे। और उसके बाद में तो फिर अपन एग्जाम टाइम में वन शॉट क्लासेस में रिवीजन करने ही वाले हैं, तो उसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। इसके बाद में बात करें कल्पना और सृजनशीलता में, तो स्वतंत्र चिंतन जब रहेगा तो कल्पना के आधार पर भी यहाँ पर आधार बनाना भी यहाँ पर आवश्यक हो जाएगा, और कल्पना और सृजनशीलता भी बच्चा अच्छे प्रकार से सीख लेगा। बात हम करें सीखने के तरीकों को लेकर के, तो सीखने के 3 तरीके महत्वपूर्ण हैं। एक तो रट करके सीखना, तो तथ्यों को हूबहू याद करना। पाउलो फ्रेरे ने इसे शिक्षण का बैंकिंग मॉडल कहा है। इसमें याददाश्त, आईक्यू की महत्वपूर्ण मुख्य भूमिका रहती है। रट करके सीखना, जिसका हम विरोध करते हैं, यह चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो ऐसी सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। अगर बच्चों के सीखने की बात आ रही है तो वहाँ पर रटने की बजाय निर्देशों की श्रृंखला की बात करेंगे, समझ करके सीखने पर बात करेंगे, तो उन पर आपको ध्यान देना है। रटने का विरोध करना है, बच्चे को मारने पीटने धमकाने का विरोध करना है, तो ऐसे सारी बातें आप रखेंगे। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर आप फोकस रखेंगे। निर्देशों की श्रृंखला में आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है, यहाँ पर समझिए कि टुकड़ों में धीरे धीरे सीखना, इसे अभिकर्मित अधिगम भी कहते हैं। अभिकर्मित अधिगम की जहाँ बात आ जाती है, तो मतलब कि टुकड़ों में कोई समस्या हमारे सामने है तो उसको टुकड़ों में बांट करके फिर समस्या समाधान की ओर आगे बढ़ना, और बच्चे अपनी अपनी गति से उसमें सीखते रहते हैं। अब इसमें समय अधिक लगता है। आप सभी जानते हैं कि समस्या कोई है हमारे सामने, जटिल समस्या, उसको टुकड़ों में बांटा है, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट करके फिर हम उसको डिवाइड करते हुए चल रहे हैं, उसको सोल्व करते हुए चल रहे हैं। तो ऐसे में टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आपको इसको समझना है कि बच्चे अपनी गति से सीखते रहेंगे। और समझ का निर्माण, तीसरा चरण क्या है, समझ करके निर्माण करके। तो सीखने वाला सबसे अधिक सक्रिय, यहाँ पर सीखने वाला सबसे सक्रिय हिस्सा है। बच्चे दुनिया के संपर्क से सोच करके, चर्चा करके और अवलोकन करके अपनी समझ स्वयं विकसित करते हैं। टीचर का अवलोकन करके, अनुसरण करके वो सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं। तो निषिद्ध से सक्रिय, निष्क्रिय से सक्रिय की ओर बच्चा बढ़ता जाता है, और वह अपना मानसिक विकास, अपनी व्यापक समझ को बढ़ाता चलता है, और इस प्रकार से उसका सर्वांगीण विकास होता जाता है। इस प्रकार से आप इन फैक्ट्स को ध्यान में रखेंगे। अगला बिंदु अपने सामने प्रत्यक्षवाद और रचनावाद को लेकर के आता है। तो यहाँ पर अपने को प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण में ध्यान रखना है कि शिक्षक की भूमिका केवल जानकारी देने की है, मार्गदर्शक के रूप में है। विद्यार्थी निषिद्ध या पेसिव के रूप में ज्ञान ग्रहण करते रहते हैं। शिक्षक क्या रहता है, मार्गदर्शक के रूप में रहता है, और बच्चे को सिखाता जाता है, अच्छा सही मार्ग उसको सुझाता जाता है।
और रचनावादी दर्शन की अपन बात करते हैं तो ज्ञान का निर्माण व्यक्तिगत मनन और सामाजिक अंतःक्रिया सोशल इंटरेक्शन के द्वारा साथ मिलकर के किया जाता है। मूल्यांकन अनुभवों पर आधारित होना चाहिए, ऐसी सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अब रचनावादी का तो क्या जाता है कि बच्चा समाज में देख करके अपने अलग अलग परिवेश के जो दोस्त हैं, अलग अलग धर्मों से संबंधित जो दोस्त हैं, तो उनके धर्मों में किस प्रकार से सारी बातें रहती है, तो वो अनुसरण करके देख करके सीखता जाता है और ज्ञान का निर्माण होता जाता है व्यक्तिगत मनन से और सामाजिक अंतःक्रिया से, सोशल इंटरेक्शन से। और मूल्यांकन क्या रहेगा, इतने सारे अनुभवों पर आधारित होना चाहिए ताकि बच्चे का सही ढंग से मूल्यांकन हो सके। ऐसी सारी बातें आप यहाँ ध्यान रखेंगे प्रत्यक्षवाद और रचनावाद की ओर। बात मूल्यांकन की आ गई है तो शैक्षिक मापन का त्रिकोण हमें ध्यान में रखना है। अवधारणाओं में संबंध को लेकर के ध्यान रखना है कि मापन का मतलब क्या है, मेजरमेंट, और आकलन का मतलब क्या है, असेसमेंट, जो कि मापन से संबंधित है। और मूल्यांकन क्या है, इवेल्युएशन है, जिसमें आकलन और मापन दोनों इसमें समाहित रहते हैं। तो ये चार्ट आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं सबसे पहले मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो शैक्षिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। यह निर्णय लेता है कि छात्र ने पाठ्यक्रम कितना सीख लिया है। कितना सीख लिया है, इस बात का मूल्यांकन ये मूल्यांकन में रहेगा। गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार का काम इसमें रहेगा। आकलन असेसमेंट में क्या रहता है कि सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है और शिक्षक को शिक्षण सुधारने और गुणात्मक सुधार में ये मदद करता है। मूल्यांकन में सुधार की गुंजाइश नहीं रहती है, इसमें अंतिम निर्णय लिया जाता है जो कि आपका फाइनल रिजल्ट रहता है। बट आकलन की बात आती है, असेसमेंट की बात आती है, तो इसमें शिक्षण के सुधार करने की, शिक्षक को अपने शिक्षण प्रक्रिया में अपनी अपनी विधियों को सुधार करने का यहाँ पर सुधार करने में मदद करता है और गुणात्मक सुधार में ये मदद रहता है छात्र को भी और शिक्षक को भी। बात करें मापन को, मेजरमेंट में, तो यह मूल्यांकन का एक हिस्सा है, एक तकनीक है जो कि केवल बाह्य और मानसिक विशेषताओं का आंकिक न्यूमेरिकल वर्णन है, जैसे कि परीक्षा के अंक। तो परीक्षा का जो अंक दे दिया है वो मापन कर दिया है। बच्चे ने कितना सीखा है, क्या सीखा है, वो सारा चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ अंक कितने आ गए हैं। तो मापन मेजरमेंट में सिर्फ अंकों की यहाँ पर बात रहेगी, विषय विशेषज्ञ कितना हो गया है वो उसकी बात रहेगी। बट ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो मूल्यांकन में काउंट होता है, और गुणात्मक और मात्रात्मक, और इस प्रकार से ये तीनों आकलनों के बारे में आपको डिफरेंस की बात करें या फिर एक पारिभाषिक तौर पर बात करें तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। आगे हम बात करें आकलन को लेकर के। आकलन के 3 सक्रिय चरण हैं। पहला चरण है एकत्रित करना, भिन्न-भिन्न स्रोतों और विधियों द्वारा सूचना और प्रमाण को एकत्रित करना। फिर उसके बाद में दर्ज करना, प्राप्त सूचनाओं की व्यवस्थित रिकॉर्डिंग करना और उन्हें दर्ज करना। तो सारा चीज़ें कंटेंट तैयार करना, लिस्टिंग करना उनकी, और फिर उसके बाद में अर्थ निकालना, एकत्र सूचनाओं का विश्लेषण करके विद्यार्थी की समझ का अर्थ और निष्कर्ष निकालना कि बच्चे ने कितना सीख लिया है। और ये सर्कल चलता रहता है, सीखने में कमी रही है तो उसमें सुधारात्मक जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी, और इस प्रकार से ये सर्कल चलता रहेगा। और आगे हम बात करते हैं आकलन, मूल्यांकन और मापन के बीच संबंध को लेकर के या अंतर को लेकर के। अगर आपको पूछ लेता है तो आपको ये सारणी ध्यान में रखनी है। इनके अर्थ को लेकर के बात करते हैं तो आकलन क्या है, संवाद और रचनात्मक प्रक्रिया उचित अधिगम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो इसकी जांच आकलन में की जाती है। मूल्यांकन में योगात्मक प्रक्रिया, पाठ्यक्रम समाप्ति पर शैक्षणिक जो उपलब्धि है, शैक्षिक उपलब्धि कितनी प्राप्त हो गई है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट कितना हुआ, तो वो मूल्यांकन में मेजरमेंट किया जाता है। और मापन जो मेजरमेंट रहता है ये व्यक्ति या फिर पदार्थ की विशेषताओं का आंकिक वर्णन करता है कि अंकों के अंदर हमें पता चलेगा कि कितना सीख लिया है। तो वो सारी बातें मापन में रहेंगी। उद्देश्य क्या रहता है इनका, तो आकलन का उद्देश्य है निदानात्मक और अधिगम कठिनाइयों को दूर करके और बच्चे में सुधार करना। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, मूल्य निर्धारण उपलब्धि को ग्रेड अंक में प्रदर्शित करना। मापन का उद्देश्य क्या है, आकलन व मूल्यांकन की एक तकनीक मात्र है। अवधि के लेकर के बात करते हैं तो आकलन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, संपूर्ण अकादमिक अवधि में चलती रहती है, और शिक्षक भी अपनी शिक्षण विधियों में सुधार करता रहता है, छात्र भी अपने सीखने की जो स्पीड है उसमें सुधार करता रहता है, अपनी गलतियों को सुधारता रहता है। तो ये इसमें सुधारात्मक प्रक्रिया रहती है। मूल्यांकन की बात करें तो पाठ्यक्रम की समाप्ति पर होने वाली प्रक्रिया है, और मापन जो कभी कभी चलने वाली प्रणाली है, जैसे कि वार्षिक परीक्षा में ऐसे इस प्रकार से जो अंकों पर आधारित रहती है तो वो यहाँ पर मापन में आ जाती है। शिक्षण शास्त्र को लेकर के, पेडागोजी को लेकर के बात करते हैं तो आकलन पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ चलता रहता है। मूल्यांकन अंत में उपलब्धियों के वर्गीकरण के लिए किया जाता है, और व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं को मापने के लिए मापन किया जाता है। ऐसी सारी बातें आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। अगला बिंदु है आधुनिक आकलन को लेकर के, जिसमें स्व आकलन और समूह आकलन को लेकर के हम बात करने वाले हैं। स्व आकलन का मतलब है सेल्फ असेसमेंट, यानी कि खुद का आकलन करना। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को अपने स्वयं के ज्ञान के बारे में सोचने विचारने के लिए प्रेरित प्रेरित करना, यानी कि बच्चा चिंतन करता है कि मैंने कितना सीखा है और मैं किस स्तर पर हूँ। यह ज्ञान निर्माण की गहन एक प्रक्रिया है। अब जैसे अपने पे ही अपन एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी आप जिस स्तर पर हैं, अपने स्तर को बढ़ाने के लिए, सीखने के लिए, एग्जाम के अच्छे लेवल पर तैयारी करने के लिए, अपने
वीडियोज़ को आप फ़ॉलो कर रहे हैं। अब आपको अभी की आपकी वर्तमान स्थिति का पता है कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, कितना आपने सीख लिया है और किस स्तर पर आप हैं और कितना आपको सीखना बाकी है। और अब आप डेली अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, अपने वीडियोज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं, अपने नोट्स वीडियोज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आप सीख रहे हैं और कम टाइम में ही अपने एग्ज़ाम की उतनी सफिशिएंट तैयारी कर लेंगे कि आप फुल कॉन्फिडेंस से अपने एग्ज़ाम पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएँगे, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँगे और आपका स्कोर अच्छा हो पाएगा एग्ज़ाम में। तो वो सारी बातें हैं कि मैं कितना सीखा है, मैंने कितना सीखा है और मैं किस स्तर पर हूँ, ये बच्चा चिंतन करता है। तो स्व आकलन का मतलब यही रहेगा कि खुद का आकलन करना है कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद में समूह आकलन की बात आती है, ग्रुप असेसमेंट की बात आती है कि समूहों में कार्य करते हुए, समूहों में जब हम कार्य करते हैं, 10-15 लोग ग्रुप में मिलकर के हम काम कर रहे हैं, तो साथियों के साथ में सीखने की जो प्रगति है, इसका आकलन करना। शिक्षक जाँचता है कि क्या सामूहिक चिंतन हुआ है? क्या प्रत्येक ने अपनी भूमिका निभाई है? क्या समाधान युक्ति संगत है? जैसे कोई समस्या आ गई है हमारे सामने या कोई काम ऐसा करना है कि कोई टेबल रखी है, इसको उठा कर के दूसरे रूम में रखना है, सिंपल एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। तो ये आपने सबने मिलकर के उठाई या फिर 2-3 लोग ही उठा कर के लेके गए, बाकी सब लोग कामचोर थे। तो ऐसे कोई भी समस्या आपके सामने है, तो अगर आपने समूह में सभी लोगों ने बराबर भागीदारी निभाई है या कुछ जो कमज़ोर थे, वो कामचोर बच गए और जो मेहनती, जो प्रतिभाशाली बच्चे थे, सिर्फ़ उन्होंने ही योगदान दिया, उन्होंने ही अपनी समस्या समाधान करके दिखाई है। तो ऐसा फिर शिक्षक जाँच करता है कि क्या समूह आकलन ठीक से हुआ है, किस स्टूडेंट में कमियाँ रही है, उनको सुधारते हुए आगे काम करें। तो ऐसा समूह आकलन भी रहता है, ग्रुप का एक साथ में आकलन करना। इस प्रकार से ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे और जो बड़ा प्रश्न आ जाता है, तो फिर इतना डिटेल में आप उनमें मेंशन करेंगे, उदाहरणों के साथ में मेंशन करेंगे और एक बड़ा-सा आंसर लिखेंगे क्योंकि निबंधात्मक अगर आ जाता है तो। बाकी छोटा आंसर रहता है, तो उसमें आप इस प्रकार से ही पॉइंट्स मेन-मेन लिख देंगे। अगला टॉपिक है अपना आरटी 2009 का नो डिटेंशन पॉलिसी। कक्षा में न रोकने का औचित्य। शिक्षा का उद्देश्य मानव का विकास करना है, न कि उसके जीवन को दुखी बनाना। तो आप बच्चे को फेल नहीं कर सकते हैं प्राथमिक कक्षाओं में। तो ये सारी बातें यहाँ पर हैं कि बच्चे की सबसे पहले तो तनाव रहित शिक्षा होनी चाहिए। कक्षा 1 से 8 तक किसी को फेल नहीं करना है। अगली कक्षा में अध्ययन यथावत चलता रहेगा, चाहे उसके नंबर कम ही बन रहे हों। असफलता का कुप्रभाव पड़ता है, बच्चे पर कुंठा आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, अपराधी प्रवृत्ति आ जाती है, आत्महत्या जैसे अपराध भी होते रहते हैं। जैसे आप परीक्षा में अंकों के स्थान पर ग्रेडिंग का महत्व दिया गया है, ताकि बालक तनाव रहित होकर के अध्ययन जारी अपना रख सकें। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लेटेस्ट जो अपडेट आ रहा है एनईपी 2020 का और सारी चीज़ें, तो उनमें अब अंकों की बजाय ग्रेड्स दिए जाने लग गए हैं बच्चों को, ताकि वो थोड़ा डिप्रेस्ड फील ना करें, अपने आप को लो कॉन्फिडेंस फील ना करें। तो वो सारी बातें हैं। इसके बाद में बात करें सतत और व्यापक मूल्यांकन को लेकर के, इसके रचनात्मक और योगात्मक पहलुओं को हम डिस्कस करेंगे। रचनात्मक पहलुओं में, रचनात्मक मूल्यांकन में आपको ध्यान रखना है कि दैनिक काम पर टिप्पणी देना, डायरी या रिपोर्ट बनाना और सुधारात्मक कदम इसके रहते हैं। शिक्षक को प्रतिदिन आकलन करते रहना चाहिए, कमियां और गति जानते रहना चाहिए। तो ये सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब है। सतत का मतलब कंटिन्यू और व्यापक का मतलब एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव जो डेवलपमेंट है। मूल्यांकन अपन लगातार करते रहेंगे तो कमियों को भी दूर करते रहेंगे, सुधार करते रहेंगे और बच्चे की प्रगति भी अच्छे प्रकार से होती रहेगी। जिसे कि आप चित्र से अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं कि एक पौधा जो हमने बीज अंकुरित किया है, उसकी हम लगातार देखभाल करते रहेंगे, उसमें पानी खाद बीज डालते रहेंगे, उसकी पत्तियों वगैरह को देखते रहेंगे, कहीं कोई कीटाणु वगैरह तो नहीं लगे हुए हैं, खाद बीज की कमी वगैरह सारी चीज़ें अपन चेक करते रहेंगे डेली, तो पौधा ग्रोथ करेगा ही करेगा। तो ये रचनात्मक मूल्यांकन में आएगा। योगात्मक मूल्यांकन की बात आती है तो एक निश्चित समयांतराल में, जैसे 1 महीने का, 2 महीने का, 5 महीने का, तो एक निश्चित समयांतराल के बाद में समेटिव इवैल्यूएशन क्या है कि एक निश्चित समयांतराल पाठ्यक्रम के खास हिस्से को पूरा होने के बाद में, जैसे एक मूल्यांकन तो क्या रहेगा कि जैसे डेली आपसे कुछ प्रश्न पूछ करके मूल्यांकन कर लिया जाए, या एक फिर चैप्टर पूरा होने के बाद में मूल्यांकन करे, या फिर हाफ सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में करे, या फिर पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में मूल्यांकन लिया जाए। तो ऐसे सारे मूल्यांकन समेटिव योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आएंगे। कुल कितना सीखा गया है, इसके आधार पर अंक अथवा ग्रेड दिए जाते हैं। तो इन दोनों मूल्यांकन के बारे में आपको ध्यान रखना है। और सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में आप समझ ही गए हैं कि लगातार जो छात्र का, बच्चे का मूल्यांकन करते हुए चल रहे हैं, तो उसको सतत और व्यापक मूल्यांकन कहेंगे, लगातार किए जाने वाला मूल्यांकन। थोड़ा और इस बारे में समझिए कि सीखना एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है, अतः मूल्यांकन भी सतत होना चाहिए। और जो सीसी यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है, ये सततता इसमें रहती है, कंटिन्यूटी रहती है, लगातार अवलोकन व रचनात्मक आकलन चलता रहता है, बच्चे की प्रगति के आधार पर शिक्षण योजना में बदलाव भी करते रहते हैं। व्यापकता इसमें रहती है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस इसमें रहता है, बच्चे के व्यक्तिगत और सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट के आकलन इसमें असेसमेंट चलता रहता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, छोटे उद्देश्यों को इसमें मापते रहते हैं
हैं कि बच्चे ने कितना सीख लिया है, कुछ जो कमियाँ रही हैं उनको दूर करने के प्रयास करते रहते हैं, ऐसी सारी बातें। और फिर मूल्यांकन किया जाता है कि बड़े लक्ष्य को इंगित करता है, सीखने सिखाने के साथ चलता रहता है और परीक्षा का भय खत्म करता है। जो एक साथ परीक्षा, जैसे आपकी परीक्षा पूरे साल पर्यंत, पूरे साल भर बाद में एक साथ परीक्षा आ गई है तो आप में काफ़ी डर है। पर यही परीक्षा अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम होता, या काफ़ी स्टूडेंट जिनके वीकली टेस्ट भी चलते रहते हैं, फिर इंटरनल एग्जाम्स आ गए हैं, तो ऐसे में उनको कोई भी भय नहीं है एग्ज़ाम का। वो अच्छे प्रकार से अपने एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कर पाएंगे, उनके काफ़ी सारा सिलेबस कवर भी किया हुआ है, तो उनको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाने पड़ेंगे। तो ऐसे सारी बातें हैं कि भय खत्म हो जाता है परीक्षा का, अगर आपके लगातार परीक्षा चलती रहती है, लगातार टेस्ट वगैरह चलते रहते हैं। तो ये एक सर्कल चलता रहता है इस प्रकार। सतत और व्यापक मूल्यांकन का ये सर्कल इस प्रकार से चलता रहता है, बच्चे सीखते रहते हैं और आगे आगे जैसे पाठ बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मूल्यांकन भी बढ़ता जा रहा है, और ये सर्कल इस प्रकार से चलता जा रहा है। इस बारे में ध्यान रखना है। सीसीई का लक्षित क्षेत्र, सतत और व्यापक मूल्यांकन का लक्षित क्षेत्र क्या है? निरंतरता है और सर्वांगीण विकास का संगम है। सीसीई यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या निर्धारित करता है? बच्चे की निरंतरता, पढ़ने में रुचि, तो और उसका लगातार उसका मूल्यांकन करते रहेंगे और सर्वांगीण विकास के प्रति उसको आगे बढ़ाते रहेंगे, उसके सर्वांगीण विकास में सहयोग करेंगे। तो इनका ध्यान रखना है। केवल किताबी ज्ञान ना दे करके पारंपरिक शिक्षा, उच्च भय, कम समझ आदि को हटा करके आदर्श शिक्षी क्षेत्र अवसर, विषय, तरीके और अनुभव का निरंतर आकलन करते रहते हैं और विकास की ओर बच्चा बढ़ता रहता है, उसका सर्वांगीण विकास होता रहता है और यह समय अंतराल पर निरंतर चलती रहती है। तो बच्चे का सतत निरंतर चलती रहती है, सर्वांगीण विकास होता रहता है। तो इस चार्ट से भी आप थोड़ा समझ सकते हैं। हम बात करें सीसीई की उपयोगिता, सतत और व्यापक मूल्यांकन की उपयोगिता क्या है, इसके उद्देश्य क्या है? छात्र और शिक्षक के लिए अलग अलग उद्देश्य हैं, अलग अलग उपयोगिता है। छात्रों के लिए क्या उद्देश्य है, क्या उपयोगिता है? तो यहाँ पर समझिए कि प्रगति से अवगत कराना और आगे सीखने के लिए प्रेरित करना। बच्चे ने कितना सीख लिया है, कहाँ पर कमियां रही है, उनके बारे में बच्चे को अवगत करवाना और आगे उनमें सुधार करने के लिए प्रेरित करना। आवश्यकता अनुरूप उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग प्राप्त होना, जो कमियां रही है उनको दूर करने के प्रयास, विधियों को चेंज करके फिर कैसे पढ़ाया जाए, कोई समस्या समझ में नहीं आ रही है, कोई समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है किसी तरीके से, तो उस तरीके को बदलना, नए तरीके ट्राई करना। तो ऐसी सारी बातें उपचारात्मक शिक्षण में रहेंगी। और परीक्षा के प्रति व्यापक जो भय है, जैसे एक साल बाद में आपकी परीक्षा लगातार हो रही है, पूरे सत्र पर्यंत आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अगर लगातार आपके टेस्ट होते रहते हैं तो कोई भी परीक्षा का डर नहीं रहता। बट अभी आपके थोड़ा डर है कि कहीं पेपर बैक ना रह जाए, या एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो मुझे आएंगे नहीं आएंगे, वो सारी बातें हैं। तो परीक्षा के प्रति जो डर है उसको दूर करना, प्रतिभा दर्शन के अवसर पाना, ये सारी बातें रहेंगी कि अगर आपका लगातार मूल्यांकन होता रहता है, लगातार आपके टेस्ट होते रहते हैं, इंटरनल एग्जाम होती रहती है, पढ़ाई से जुड़े रहते हैं और लगातार आपका जो डर है परीक्षा को लेकर के वो खत्म होता रहता है। शिक्षकों के लिए क्या उपयोगिता है? तो शिक्षक एक सहयोगकर्ता के रूप में कार्य करता है, फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है, बिना भेदभाव के सभी बालकों को समान विकास और के अवसर प्रदान करता है। किस बच्चे को किस विधि से समझ में आता है, यह जानकर के शिक्षण नीतियाँ बदलने के लिए उपयोगी हैं कि शिक्षक सभी पर एक विधि से पढ़ा रहा है। कुछ बच्चों ने सीख लिया है, कुछ ने नहीं सीखा तो किन कारणों से नहीं सीखा है, तो उनमें फिर विधि चेंज करके और अच्छे तरीके से और सरल तरीके से समझाने के प्रयास करना, ऐसे सारे काम ये शिक्षकों के लिए उपयोगी है। और शिक्षक लगातार मूल्यांकन करता रहेगा तो उसे प्रगतिशील प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में पता चलता रहेगा, जो कमज़ोर बच्चे हैं तो उनका पता चलता रहेगा और उन पर वो ज़्यादा एफर्ट लगा करके उनको और अच्छे से सिखा पाएगा। तो सारी चीज़ें हैं कि बच्चों का जो मेजरमेंट है, बच्चों का जो आकलन है, बच्चों का जो मापन है, वो सतत और व्यापक मूल्यांकन से होता रहेगा और कमज़ोर बच्चों पर और ज़्यादा एफर्ट लगा करके शिक्षक अच्छे प्रकार से अपने अधिगम जो विधियाँ हैं उनको सुधार पाएगा। शिक्षक की जवाबदेही की बात करते हैं तो शिक्षण एक आसान कार्य नहीं है, इसमें भारी जिम्मेदारियां भी है। शिक्षक इस जिम्मेदारी को किस स्तर तक निभाता है, यही उसकी जवाबदेही है। जैसे मैं तो अपने पर ही बात करता हूँ, तो अपने सारे वीडियोज़ पर मेरा ये भरोसा रहता है कि आपके एग्ज़ाम में सफिशिएंट है और इनसे आपके एग्ज़ाम में अच्छी तैयारी भी हो जाएगी, कम टाइम में, कम एफर्ट्स में। तो उन सारे वादों पर खरा उतरना मेरी ज़िम्मेदारी हो जाती है और मैं कोशिश करता हूँ हर एक वीडियो में और इम्प्रूवमेंट करने की और अच्छे से कंटेंट तैयार करने की और डिटेल्स ऐड करने की, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कम टाइम में आपका काम हो जाए और ये सारी बातें रहती है। तो शिक्षक की भारी जिम्मेदारी यहाँ पर रहती है। आप भी जब कल को शिक्षक बनेंगे तो आपकी भी जिम्मेदारी रहेंगी कि कौन सी क्लास को आप पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या आप उनके लिए सुधारात्मक कार्य कर रहे हैं, उनको सुधारने के लिए आप क्या कर रहे हैं। ऐसी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शिक्षक की रहती है और किस स्तर तक निभाता है यह उसकी जवाबदेही रहती है। कानूनी जवाबदेही तो शिक्षा के अधिकार आरटी के राज्य के नियमों का अनुपालन करना होता है। प्रशासनिक जवाबदेही रहती है, विद्यालय प्रबंधन, रिकॉर्ड तैयार करना और समय सारणी का पालन करना, ये सारे काम रहते हैं।
वित्तीय जवाबदेही, स्कूल के संसाधनों और फंड्स का उचित और ईमानदारी से उपयोग करना, नैतिक जवाबदेही रहती है, बच्चे के चरित्र निर्माण और बिना भेदभाव के मार्गदर्शन के प्रति व्यक्तिगत निष्ठा रखना। तो ये सारे सरकारी शिक्षक के जो जवाबदेही है उनके बारे में बात करी गई है, बट आप इसे किसी भी फील्ड में उतारेंगे तो शिक्षक की महत्वपूर्ण जवाबदेही रहती है बच्चों के सही मार्गदर्शन में, जो कि आप आगे जब शिक्षक बनेंगे तब आप थोड़ा और अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे, जो कि मैं फ़िलहाल समझ पा रहा हूँ कि मुझे हर एक वीडियो में काफ़ी चीज़ें इंप्रूव करनी है। जो आपके सुझाव रहते हैं, जो आपके क्वेश्चंस बच जाते हैं, उनको देखते हुए, उनको फॉलो करते हुए और अच्छे से सारी चीज़ों को सुधारते हुए आपके लिए और ज़्यादा डिटेलिंग के साथ और अच्छे एफर्ट्स के साथ मैं आपके लिए वीडियो लाएँ, ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो जाए और आपके पेपर्स अच्छे से पास हो जाएँ। ये सारी बातें हैं। इसके बाद में मूल्यांकन और सामाजिक स्तरीकरण को लेकर के बात करते हैं, तो मूल्यांकन का परिणाम केवल कक्षा तक सीमित नहीं रहता है, छात्र की सामाजिक स्थिति को आकार भी देता है। मूल्यांकन से अब शैक्षिक लाभ क्या है कि अच्छे मूल्यांकन परिणामों से श्रेष्ठ विद्यालयों या कॉलेजों में प्रवेश मिल पाता है, आरक्षण और सरकारी सहायता मिल पाती है, प्रतियोगी परीक्षाओं में सरकारी व्यवस्था और जातिगत आरक्षण छात्रवृत्ति का लाभ सुनिश्चित कर पाते हैं। सामाजिक स्थिति, तो समुचित मूल्यांकन से छात्र को रोजगार व समाज में उसका उचित स्थान प्राप्त हो पाता है। सही और निष्पक्ष मूल्यांकन एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की पहली सीढ़ी है। तो ये सारी बातें आप मूल्यांकन से संबंधित ध्यान में रखेंगे। और इस प्रकार से अपना ये छठा यूनिट सेकंड पेपर का लास्ट यूनिट कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपने सेकंड पेपर के सभी वीडियोस को ध्यान से देखते हुए अच्छे प्रकार से कंटेस्ट कर लिया है और सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। फिर भी कोई आपका सवाल रहे, कोई सुझाव रहे तो कमेंट्स में बताएं। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगले पेपर थर्ड पेपर के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।